कनेक्ट हो जाइए एक बार सभी, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आज की क्लास में हम अपना जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं एकदम बढ़िया। बताइए आप कैसे हैं? आवाज आ रही है ना? एक बार कमेंट करके बता दीजिए एक बार। क्या सभी को वॉइस क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार। क्या सभी को आवाज क्लियर आ रही है? एक कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है ना? करना है एक बार कमेंट। आइए देखिए एक बार सामने। तो एक बार लास्ट क्लास का हल्का सा रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ जी, गुड इवनिंग। देखिए एक बार, देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक जो सेल होती है अपनी गैल्वेनिक सेल, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है और कब डबल कंपार्टमेंट बनेगा और कब सिंगल कंपार्टमेंट सिस्टम हमारा बनेगा, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। बिल्कुल जी, अरे एकदम कंसेप्ट सारे क्लियर कर देंगे, देखते जाइए बस अब आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन ने सेल की रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीखा था, और उस सेल की रिप्रेजेंटेशन से ई नोट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है सेल की, वो भी मैंने आपको सिखाया था, ई नोट कैलकुलेशन को। ठीक है, और उस ई नोट कैलकुलेशन की अपन ने एक एप्लीकेशन लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। वो एप्लीकेशन क्या थी कि वो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताती है, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब सेल वर्क करेगी या नहीं करेगी, वो बताती है। अगर ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी मेरी सेल वर्क करेगी। अगर ई नोट की वैल्यू, नया नहीं नहीं, नया कुछ नहीं है, बस जुगाड़ किया हुआ है थोड़ा सा। हरियाणा से है ना, तो जुगाड़ कर लेते हैं हम, नया नहीं लेके आते। देखिए एक बार, हाँ, जुगाड़ करने आते हैं हमें, बिल्कुल। देखिए एक बार, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर उसके बाद क्वेश्चंस किए थे, एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ जाते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसको देखते हैं एक बार। देखिए सामने, देखिएगा एक बार सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन रिगार्डिंग है हमारी कि जो ई नोट वैल्यू है ना, उस ई नोट बोले तो हमारी जो ई नोट की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू है। अब पोटेंशियल भी दो तरीके का होता है, पहले उसको ही बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक बार साइड में देखिए थोड़ा। पोटेंशियल हमारा दो तरीके का होता है, दो तरीके का पोटेंशियल हम पढ़ते हैं। वैसे तो फर्जी बातें हैं सारी, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। पोटेंशियल दो तरीके का हम पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरा हमारा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के बाद दूसरा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दो तरीके का हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वैसे तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी। मान लो ए पॉजिटिव है, वो रिड्यूस होके ए में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जस्ट रिवर्स होता है, और इन दोनों में एक रिलेशन भी था, माइनस साइन का हल्का फुल्का रिलेशन था। यहाँ पे मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, देखिए कई बार एक टर्म यूज की जाती है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली समझ लेना वो रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, उसको नाम दिया गया है अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो अगर कहीं पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हो तो समझ जाना कि वो किससे मतलब कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल से उसका मतलब है। किसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसकी एप्लीकेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो इस एप्लीकेशन में, गुड इवनिंग जी, देखिए एक बार, तो इसकी एप्लीकेशन में दूसरी एप्लीकेशन आती है, ये हमारे किसी भी स्पीशीज के नेचर के बारे में बताती है।
नेचर बोले तो अच्छा नेचर होगा या बुरा नेचर होगा, वो वाला नेचर नहीं, अच्छा बुरा नेचर नहीं। केमिस्ट्री में नेचर होता है रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग। देखिए ये हमारे किसी भी स्पीशीज के नेचर के बारे में बताती है कि वो रिड्यूसिंग होगा या ऑक्सीडाइजिंग होगा। मतलब आपने दो टर्म सुनी होगी, देखिए एक टर्म सुनी होगी आपने कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है उसका मतलब समझते हैं आज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और एक टर्म आपने सुनी होगी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए अब यहाँ पे ना तीन चार टर्म आती है, मैं तीन टर्म के बारे में बता रहा हूं। देखो एक होता है ऑक्सीडेशन होना, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तीन टर्म है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर कह लो, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी कह लो, एक ही बात है। इनमें डिफरेंस क्या होता है उस चीज को समझिए। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने हल्का फुल्का आइडिया भी दिया था कि रिडक्शन का मतलब होता है हमारा, तीन तरीके से रिडक्शन को रिड्यूस डिफाइन किया जाता है। पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जो मेरा थर्ड होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे मतलब होते हैं किसके, ये मेरे मतलब होते हैं रिडक्शन के। और ऑक्सीडेशन के इसके जस्ट अपोजिट मतलब हो जाएंगे, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर कहीं पे ये टर्म यूज की जा रही है कि वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब क्या है। देखो यहां पे टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनका मतलब समझिए। देखो एक अपना एलआईसी का एजेंट होता है, एलआईसी के एजेंट से तो पक्का मिले होंगे जीवन में कभी ना कभी। एक क्या होता है, एलआईसी का एजेंट होता है। तो एलआईसी के एजेंट का काम क्या होता है, उसका काम होता है पॉलिसी बेचना, यही तो काम होता है। कोई भी एजेंट हुआ दुनिया का, उसका काम क्या होता है, काम करना। जैसे एलआईसी का एजेंट है तो उसका काम है आपकी पॉलिसी करना, आपकी एलआईसी करना, ना कि खुद की करना। एजेंट का काम तो यही होता है। अब मान लो कोई कार सर्विसिंग का एजेंट है तो उसका काम क्या, कार की सर्विस करना। किसकी, जो आप उसके पास कार लेके जाओगे, मतलब खुद की नहीं। ऐसे ही एलआईसी का एजेंट का मतलब क्या है, वो आपकी पॉलिसी कर रहा है, आपकी एलआईसी कर रहा है, वो खुद की एलआईसी नहीं करता। एजेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, वो रिडक्शन कर रहा है, बट किसका, आपका रिडक्शन कर रहा है। क्या बातों को समझ पाए, एजेंट मतलब दूसरे का कर रहा है। तो अगर कहीं पे ये टर्म यूज हो रही है ना रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस अदर, रिड्यूस अदर, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। जैसे एलआईसी का एजेंट होता है, वो एलआईसी करता है, एलआईसी करता है किसकी, वो एलआईसी करता है किसकी, दूसरों की एलआईसी करेगा ना, दूसरों की एलआईसी करेगा, दूसरों की करेगा, खुद की एलआईसी थोड़ी करता है वो, खुद का प्रीमियम थोड़ी बैठाता है, वो तो दूसरों का एलआईसी करता है ना। तो कोई भी एजेंट का मतलब होता है कि दूसरों का काम करना। जैसे अगर कहीं पे टर्म यूज हो जाए आगे से रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूस करेगा दूसरों को, तो दूसरों को अगर रिड्यूस करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। खुद का ऑक्सीडेशन करना और दूसरों का रिडक्शन करना, वो क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज अदर, ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों का ऑक्सीडेशन करना, और रिड्यूस इटसेल्फ, खुद का रिडक्शन करना, रिड्यूस इटसेल्फ, खुद का रिडक्शन करना। ये टर्म में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इस टर्म को अच्छे से समझिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, क्योंकि आपसे ना बहुत बार, खासकर बात करूं मैं आईआईटी जेम की, तो यही क्वेश्चन अपने से बहुत बार पूछा गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, कौन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा या कौन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये चीजें पूछी जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं कि कौन अच्छा होगा या कौन बुरा होगा, ठीक है। ये मतलब तो समझ आ ही गया होगा, एजेंट का मतलब वो दूसरों की एलआईसी करेगा, खुद की नहीं करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो दूसरों का रिडक्शन करना, खुद का क्या करेगा, फिर ऑक्सीडेशन करेगा। अब अगर मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो अपन ने कल क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं और उसमें आप लोग मेरे को बताएंगे
देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, जहां पे आपको 3 ई नोट की वैल्यूज गिवन थी। एक मेरा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम था, जिसकी वैल्यू आप लोग गिवन थी -2.37 वोल्ट। दूसरा अपना ई नोट की वैल्यू थी जो अपनी गिवन थी आप लोगों को Fe2 पॉजिटिव से Fe जाना, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन थी -0.44। और यहां पे थर्ड वैल्यू आ जाती है जो है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर जाना, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.34। तो आप लोगों को मेरे को इसमें बताना है, इसमें स्ट्रोंगेस्ट, ध्यान सुनिए बातों को, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो आप लोगों को मेरे को बताना है। दूसरी चीज आपको बतानी है, जल्दी से कमेंट करके, विदाउट किसी देरी के जल्दी से बताइए। दूसरा बताना है आपको, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जल्दी बताइए, कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? देखो यहां पे कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 स्पीशीज मेरी प्रेजेंट है। इन 6 में से स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? देखो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि दूसरों का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी जिसकी सबसे ज्यादा हो। अगर दूसरों को ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा मतलब खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। क्या बातों को समझ पाए? दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग करना, दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, अगर दूसरों को ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी भरमार है ना, तो खुद की टेंडेंसी क्या होगी? रिडक्शन करने की होगी। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरे को क्या आंसर होगा। स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडेशन करने में सबसे आगे कौन रहेगा? जो खुद का रिडक्शन करने में सबसे पहले रहेगा। तो खुद का रिडक्शन करने में सबसे पहले कौन सी स्पीशीज दिखाई दे रही है आप लोगों को? देखिए सबसे पहले क्या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव खुद का रिडक्शन करना चाहती है? ई नोट की वैल्यू देखो नेगेटिव दिखाई दे रही है, छोटी है कि नहीं है? क्या Fe2 पॉजिटिव खुद का रिडक्शन करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। क्या कॉपर 2 पॉजिटिव खुद का रिडक्शन करना चाहता है? एक बार देखना, क्या वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? क्या पॉजिटिव आ रही है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जो क्या करेगा? दूसरों का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखेगा और खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी सबसे कम रखेगा। अब आइए रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो ये आप बता दीजिए मेरे को। अरे यही तो गलती नहीं करनी, कॉपर नहीं होगा, याद रखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कॉपर नहीं होगा। एक बात बताओ मेरे को, देखो सामने देखिए एक बार, बोल रहे हो कॉपर होगा, कैसे होगा कॉपर? एक बात बताओ, बोल रहे हो कॉपर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, तो खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी। एक बात बताओ, कभी देखा है कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर नेगेटिव बनाया हो? बोलो, देखा है कहीं पे ऐसा? बताना एक बार, कहीं पे देखा है क्या? कॉपर की कोई ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं होती है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता कॉपर। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकता है? कैसे वो दूसरों को ऑक्सीडेशन करके खुद का रिडक्शन करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। बट कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव पक्का इलेक्ट्रॉन खा लेगा, इलेक्ट्रॉन खाने के बाद क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। हाँ जी, क्या होगा? गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीशियम होगा, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? मैग्नीशियम। क्योंकि देखो कॉपर की तो टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन खाए और क्या बना दे? कॉपर बन ले। और ये क्या आ रहा है? रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस इटसेल्फ, खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी, तो ऑक्सीडाइज अदर, यही तो बात है, खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और मैग्नीशियम की क्या खासियत है? मैग्नीशियम चाहता है, मैग्नीशियम क्या चाहता है? खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, खुद का क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और रिड्यूस, रिड्यूस अदर, दूसरों का रिडक्शन करेगा, रिड्यूस अदर। क्या आपने ऐसा ऐसा सुना है क्या? जो मेटल होते हैं ना,
मेटल एक रिड्यूसिंग नेचर होता है, ये कहानी तो सुनी होगी आपने। मेटल का नेचर कैसा होता है? रिड्यूसिंग होता है। नॉन मेटल का कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। मेटल का नेचर रिड्यूसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद का ऑक्सीडेशन करने की पावर रखते हैं। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो या रिड्यूसिंग नेचर लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी नेचर लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों। क्या समझ पाए? बोलना एक बार, समझ पाए क्या? समझ पाए? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, और क्वेश्चन गलत ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो, जल्दी से कमेंट करके बताना एक बार। 0.1 मोलर एक्वस, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgSO4, MgSO4, FeSO4 एंड यहां पे आ जाता है कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान से देखिए, 0.1 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तीन देखो, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पे आपको बताना क्या है? अरेंज, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, अरेंज रिस्पेक्टिव, अरेंज रिस्पेक्टिव, ध्यान सुनिए, अरेंज रिस्पेक्टिव स्पीशीज, अरेंज रिस्पेक्टिव स्पीशीज डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वहीं पे लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर माइग्रेशन। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, माइग्रेशन टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कैथोड। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्वेश्चन को, और आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए, आंसर तो गलत होना ही नहीं चाहिए। जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन को मैं आपको समझा भी देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक ध्यान से देखिए, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का, आयरन सल्फेट का, और किसका? कॉपर सल्फेट का। और ये ऐसा केस कुछ ऐसा है कि मान लो ये मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मेरे तीनों सॉल्यूशन प्रेजेंट है। मेरे क्या है, यहां पे मेरा मैग्नीशियम सल्फेट भी है, मेरा आयरन सल्फेट भी है, और मेरा कॉपर सल्फेट भी है, और यहां पे लगी है एक इलेक्ट्रोड। कौन सी इलेक्ट्रोड? कैथोड वाली। ये इलेक्ट्रोड लगी है कैथोड वाली। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। याद है कल की क्लास में बताया था, कैथोड एनोड को किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? प्रोसेस के बेसिस पे। देखिए कैथोड है, कैथोड का मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है, कैथोड का मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है। तो पूछा है कि यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, यहां पे आयरन 2 पॉजिटिव और यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड भी इसकी तरफ जा सकता है, सॉरी ये इलेक्ट्रोलाइट भी, ये इलेक्ट्रोलाइट भी इसकी तरफ जा सकता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट भी इसकी तरफ जा सकता है। पूछा है इन तीनों में, ये जो मेरा एक्वस सॉल्यूशन बना है, इस एक्वस सॉल्यूशन में 3 इलेक्ट्रोलाइट है, मैग्नीशियम सल्फेट, मेरा क्या आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इन तीनों में किसकी कैथोड की तरफ जाने की माइग्रेशन सबसे ज्यादा होगी? ये जो ब्लू वाली रोड लगाई है ना, ये मेरी कैथोड की रोड है। किसकी रोड है? कैथोड की रोड है। तो बोला है किसकी माइग्रेशन रेट ज्यादा होगी? मेरा कौन सा आयन होगा यहां पे जिसकी माइग्रेशन रेट ज्यादा होगी? आपको सीक्वेंस बताना है, किसकी ज्यादा किसकी कम, जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी? देखो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा वही है, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली वही पूछा है कि किसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है। पीछे जाओ, अपने पास ई नोट की वैल्यू तो है ही है, मैग्नीशियम की भी है, आयरन की भी है, कॉपर की भी है, तीनों ई नोट वैल्यू तो मैंने आपको बताई रखी है। बस आपको बताना है किसकी ज्यादा किसकी कम। जल्दी से अरेंज करके बता दीजिए, जल्दी कीजिए कमेंट बिना किसी देरी के। बताना माइग्रेशन, माइग्रेशन का रेट क्या होगा?
बताना कमेंट करके एक बार। बताइए एक बार जल्दी। बिल्कुल, सबसे पहले माइग्रेशन के रेट में कौन आएगा? कॉपर पॉजिटिव आएगा। एकदम ठीक बोले हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं यहां पे माइग्रेशन का रेट लिखना चाहूं ना, तो माइग्रेशन का रेट मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। सबसे ज्यादा माइग्रेशन होने की टेंडेंसी टुवार्ड कैथोड कॉपर 2 पॉजिटिव की है, देन Fe2 पॉजिटिव आएगा, और लिस्ट किसकी होगी? Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी की वैल्यू आपको पता है 0.34 है। इसकी कितनी है? -0.44 है, और इसकी कितनी है? -2.37 है। यही तो है वैल्यू। देखना एक बार, यही तो वैल्यू है। क्या किसी को समझ आ रहा है क्या? यही ऑर्डर आ रहा है क्या? बताना एक बार सब। अरे यार देखो, फिर वही लिख रहे हो। पहली बात, जब स्पीशीज बोली है, स्पीशीज में आप कॉपर 2 पॉजिटिव लिखोगे, कॉपर सल्फेट नहीं लिखोगे। दूसरी बात, कॉपर क्यों लिख रहे हो? कॉपर की तो, कॉपर तो है ही नहीं यहाँ पे। कहां कॉपर है यहाँ पे? कॉपर तो लिख ही नहीं सकते यार। कॉपर कैसे लिख सकते हो? लिस्ट फॉर MgSO4। देखो, जब आपको स्पीशीज बोला गया ना, यहाँ पे एक वर्ड है, क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। जब स्पीशीज बोला जाए ना, स्पीशीज में सिर्फ एक आयन के बारे में पूछा गया है, आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइट मेंशन नहीं करना। हाँ, वो इलेक्ट्रोलाइट पूछता तो हो जाता, ठीक है। हाँ जी, यही होगी। हाँ, कॉपर मैग्नीशियम और आयरन मत लिखिए, क्योंकि कॉपर तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। ध्यान रखिए इन बातों का। अब आइए थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आते हैं। मैं बोल रहा हूं, ये जो आपने ट्रेंड बताया है ना, ये ट्रेंड अधूरा है। ये ट्रेंड क्या है? अधूरा है। करेक्ट तो है, ध्यान से सुनो, करेक्ट तो है। नो डाउट कॉपर 2 पॉजिटिव की ज्यादा होगी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की ज्यादा होगी, सॉरी, आयरन 2 पॉजिटिव की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से। बट इसमें एक अधूरापन भी है। वो अधूरापन पता है क्या है? ध्यान से सुनिए। देखो, यहां पे एक टर्म यूज की गई है, एक्वस सॉल्यूशन। इसको देखना एक बार। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी पानी। बोलो, एक्वस का मतलब पानी पानी। और पानी में क्या होगा मेरा? पानी में होगा H+, और पानी में क्या होगा? OH-। तो यहां पे जो स्पीशीज मैंने दिखाई है, यहां पे जो मैंने स्पीशीज दिखाई है, कौन कौन सी स्पीशीज है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, आयरन 2 पॉजिटिव है, और उसके अलावा कौन है? H+ भी है, OH भी है, और सल्फेट भी है। इस सॉल्यूशन में इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है। अब देखो, अगर बात हो कैथोड के टुवर्ड मूवमेंट की, कि उसको कैथोड की तरफ जाना है ना, तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, क्यों? इस पे पहले नेगेटिव चार्ज है। कैथोड पे जाके होना रिडक्शन। रिडक्शन क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना। ये किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कैथोड पे जाने पे रिडक्शन हो रहा है, इसको रिडक्शन नहीं करवाना, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन है। बट एक बात बताना, क्या ये H पॉजिटिव, क्या ये H पॉजिटिव कैथोड की तरफ जा सकता है क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल जा सकता है। कौन रोकेगा इस H पॉजिटिव को जाने से? H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको जाने से कौन रोक सकता है? अगर ये H पॉजिटिव भी इसकी तरफ जाएगा, तो रेस में जो वो रेस चल रही है ना, इसके अंदर कौन पहले कौन बाद में, उस रेस में H पॉजिटिव भी शामिल हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और H पॉजिटिव के रिड्यूस होने की टेंडेंसी देखो, H पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन खाएगा, जब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, मतलब जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, वो आपको पक्का ही पता होगा। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसको तो अपन 0 मान के चलते हैं। इसी को तो रेफरेंस मानते हैं, इसी को तो रेफरेंस मानते हैं। यही तो अपना रेफरेंस होता है, जो टेबल के बीच में जो कक्षा 12 की टेबल बनाई थी ना एनसीईआरटी में, उसमें H+ के रिडक्शन की वैल्यू को ही तो रेफरेंस मान के 0 पुट किया था। क्या समझ पा रहे हो क्या बातों को? तो अगर इसकी वैल्यू 0 है, तो एक बात बताना, ये H पॉजिटिव कहां आ जाएगा? क्या ये H पॉजिटिव, एक बात बताना मेरे को, क्या ये H पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा? बोलो, ये H पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा क्या? क्योंकि इसकी रिड्यूस होने की वैल्यू क्या है? 0 है।
क्या बातों को समझ पाए? तो माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज का टुवर्ड कैथोड जो ट्रेंड होगा ना, उसमें H+ को आप अगर भूल गए तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस है। अगर सॉल्यूशन एक्वस ना होता तो नो डाउट जो आपने आंसर दिया था ठीक था। बट अगर सॉल्यूशन एक्वस है, एक्वस में पानी होगा, पानी थोड़ा बहुत डिसोशिएट होकर H+OH पक्का ही बना रहा होगा। अगर वो H+OH बना रहा होगा तो H+ को कैथोड की तरफ जाने से कौन रोक सकता है भला? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? माइग्रेशन का रेट हो जाएगा। बट हां, अगर आपसे पूछ लेता, यहां पे स्पीशीज ना देके ये पूछ लेता, बताओ माइग्रेशन ही रेट बताना है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में ये पूछ सकता है कि बताओ माइग्रेशन, देखो ये क्या था, माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज। जब स्पीशीज की बात होगी तो H+ को इंक्लूड करना पड़ेगा। बट पूछ ले माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि बताओ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का माइग्रेशन ज्यादा, किसका कम, देन जो मेरा आंसर जाएगा वो जाएगा कॉपर सल्फेट का सबसे ज्यादा, फिर आयरन सल्फेट का, और लिस्ट किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट का। कुछ ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। वो सर अब की बार पानी नहीं लिया, अरे पानी इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी होता है, पानी तो सोलवेंट होता है ना। जब इलेक्ट्रोलाइट मेंशन करे देन पानी को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी है पानी, पानी तो सोलवेंट है। ये तो अपने सोल्यूट के बारे में बातें कर रहे हैं ना। बट जब स्पीशीज की बात हो तो पानी को इंक्लूड करना मत भूल जाना। और कमाल की बात बताऊं आपको, कमाल की बात बताऊं, जब यहां पे रिएक्शन चल रही होगी ना, जब यहां पे रिएक्शन चल रही होगी तो सबसे पहले रिड्यूस होने जाएगा मेरा कॉपर 2 पॉजिटिव, और कॉपर 2 पॉजिटिव कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा। देन किसका नंबर आएगा? देन मेरा नंबर आएगा H+ का। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव के 0.1 मोलैरिटी, 0.1 मोलैरिटी मतलब 1 लीटर पानी होगा, उसमें 0.1 मोल किसके होंगे? 0.1 मोल, बोलो बोलो किसके होंगे? 0.1 मोल होंगे मेरे किसके? कॉपर सल्फेट के। मतलब वहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव के 0.1 मोल हैं जो मेरे रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद रिड्यूस होने की बारी किसकी आएगी? H पॉजिटिव की। अब H पॉजिटिव के कितने मोल है? अगर मैं सॉल्यूशन 1 लीटर लेके चलता हूं, एक बात बताना, सॉल्यूशन 1 लीटर लेके चलता हूं, 1 लीटर में कितने मोल होते हैं पानी के? 55.55 मोल। याद है 1 लीटर सॉल्यूशन में पानी के कितने मोल होते हैं? 55.55 मोल होते हैं। अगर उतने मोल हैं तो किसका रिडक्शन होगा? H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा। और जो 55.55 मोल है ना, वो इतने ज्यादा मोल हैं कि रिएक्शन में उसका रिडक्शन होने में इतना टाइम लग जाएगा, कभी भी जिंदगी में Fe2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। क्या बातों को समझ पा रहे हो? कभी भी रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे मैं एक छोटी सी लाइन और लिख सकता हूं, यहां पे एक छोटी सी लाइन और लिख सकता हूं। आइए बातों को ध्यान से सुनिए। वो लाइन क्या है? ध्यान से सुनिए वो लाइन क्या है। वो लाइन मैं बता रहा हूं, जब भी मेरा सॉल्यूशन एक्वस होगा ना, याद रखिए, जब भी मेरा सॉल्यूशन एक्वस होगा, ध्यान से सुनिए बात को, जब भी सॉल्यूशन एक्वस होगा, सॉल्यूशन एक्वस होगा तो जिनका जिनका ध्यान सुनना, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी बोले तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, उनका रिडक्शन उनका रिडक्शन नियर टू इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले, बातों को ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ मेरा रिडक्शन सबसे पहले किसका, सबसे बाद में किसका, तो इसका आंसर पता क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले कि रिडक्शन बताओ सबसे पहले किसका होगा और सबसे बाद में किसका होगा, तो इसका आंसर जाएगा सबसे पहले तो होगा कॉपर 2 पॉजिटिव का, और फिर बाद में होगा किसका? H+ का। ये जो मैग्नीशियम और आयरन बैठे हैं ना, इनका रिडक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 55.5 मोल, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, कभी जिंदगी में रिड्यूस नहीं होने देगा वो। क्या बातों को समझ पा रहे हो? कभी जिंदगी में भी रिड्यूस नहीं होने देगा। याद रखना इस बात को, इम्पॉसिबल है इनका रिडक्शन, इम्पॉसिबल है इनका रिडक्शन, कभी भी रिड्यूस नहीं होने देगा। इसी इसी कंसेप्ट बेस एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। देखिए, एक सेल है और ये मेरी दूसरी सेल है,
दो सेल है। पहली सेल में मेरा है एक्वस कॉपर सल्फेट, दूसरी सेल में मेरा है एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछ सकता है कि दोनों में मैंने एक कैथोड लगा दिया, ये क्या है मेरा कैथोड है, ऐसे ही एक कैथोड मैंने इसमें लगा दिया, ये मेरा क्या है कैथोड। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट, एक पहला कंपार्टमेंट है एक दूसरा कंपार्टमेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट H2 गैस विल रिलीज, H2 गैस विल रिलीज, कौन से कंपार्टमेंट में H2 गैस रिलीज होगी। अब इसका आंसर क्या है, देखो यहां पे पहले कंपार्टमेंट में मेरा प्रेजेंट है कॉपर 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, दो मेरे क्या है कैटायन प्रेजेंट है। यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो बच्चा भी जानता है कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा होता है, क्योंकि इसका 0 होता है, इसका 0.34 होता है, तो यहां पे रिडक्शन किसका होगा कॉपर 2 पॉजिटिव का। बट अगर इसकी बात हो, यहां पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और यहां पे क्या है H पॉजिटिव प्रेजेंट है, यहां पे जब रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जाए ना तो H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा किससे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से, क्योंकि ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू -2.37 है, तो यहां पे जो रिडक्शन होगा ना दोस्तों वो H पॉजिटिव का होगा, और H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो H2 गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कौन से कंपार्टमेंट में H2 गैस मिल रही है, क्या आंसर हो जाएगा कंपार्टमेंट सेकंड में। और इसमें पूछे क्या इस कंपार्टमेंट में, क्या इस कंपार्टमेंट में कभी मेरे को कैथोड पे, क्या इस कंपार्टमेंट में कभी मेरे को कैथोड पे मैग्नीशियम डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा क्या, मैग्नीशियम डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो इसका सीधा सा आंसर होगा नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। देखो इसमें तो क्या होगा, इसमें तो कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होके यहां पे चिपकने लग जाएगा, ये मेरा क्या है कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा, ये क्या है कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और जैसे इलेक्ट्रॉन खाएगा रिड्यूस होके कॉपर की तरह चिपक जाएगा। बट इस केस में कभी मैग्नीशियम रिड्यूस हो सकता है क्या, जिंदगी में रिड्यूस नहीं हो सकता। अब बोलोगे सर H प्लस के खत्म होने के बाद रिड्यूस हो जाए, अरे H प्लस की कंसेंट्रेशन देखो सोलवेंट है, भारी भरकम एक्सेस में है, जिंदगी में खत्म नहीं होगा। क्या बातों को समझ पाए, तो कभी भी कॉपर पे मैग्नीशियम डिपॉजिट नहीं होगा ऐसे केस में, याद रखना इफ सॉल्यूशन इज एक्वस, इफ सॉल्यूशन इज एक्वस, अगर सॉल्यूशन एक्वस प्रेजेंट है तो जिंदगी में भी कभी भी मेरा ये कभी भी जिंदगी में यहां पे मैग्नीशियम डिपॉजिट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, नहीं जी बिल्कुल अभिषेक नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एक बार बताइए, क्या आप अब बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज पहले और कौन रिड्यूस पहले होगा, जल्दी से बता दीजिए मेरे को एक बार, कमेंट कीजिए एक बार जल्दी, क्या चीजों को समझ पाए, कौन ऑक्सीडाइज पहले और कौन रिड्यूस पहले, जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार सभी, बताना एक बार, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब ऑक्सीडाइज या रिड्यूस का, क्या आप बता सकते हो क्या, अब कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई समस्या रह जाएगी क्या, बताना एक बार, अब तो बता दोगे कौन ऑक्सीडाइज पहले कौन रिड्यूस पहले, कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो, ऐसे क्वेश्चन जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, ये पिछले वाला क्वेश्चन टीफर के लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है ये, ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है टीफर में, कभी कैलकुलेशन नहीं करवाता वो,
क्लियर है बातें सभी को? आइए थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरी थर्ड एप्लीकेशन है प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी को भी कौन बताता है? मेरा ई नोट ही बताएगा। देखो सबसे पहला क्या था, एक सेल की वर्किंग को भी ई नोट ही बताता है। दूसरा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बारे में भी ई नोट ही बताता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस पहले होगा, तो वो अच्छा क्या होगा, बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। खुद का रिडक्शन करना, दूसरों को ऑक्सीडेशन करना, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तीसरा एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी को भी बताता है। मतलब मान लो कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कैन वी स्टोर, ध्यान से सुनिए, कैन वी स्टोर सोल्यूशन ऑफ, ध्यान से सुनिए, कैन वी स्टोर अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल। क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक वेसल में स्टोर कर सकते हैं क्या? बताना एक बार कमेंट करके, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, यस या यू नो? क्या हम एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के वेसल में स्टोर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, थैंक यू। अरे फिजिकल अभी तो ऑर्गेनिक पढ़ी ही कहाँ है, स्पेशलाइजेशन तो अभी पढ़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा। पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक भी एक दिन जल्दी आपको। बताइए एक बार मेरे को, बताना एक बार, क्या स्टोर कर सकते हैं क्या हम? एक वेसल है, मान लीजिए कुछ ऐसा वेसल है, ये लीजिए एक ऐसा वेसल है, ठीक है, ये मेरा बना हुआ है किसका, जिंक का। और इस जिंक के वेसल में क्या मैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को स्टोर कर सकता हूं क्या? बताना एक बार, कर सकता हूं क्या स्टोर? नो, नहीं कर सकते सर। बिल्कुल ठीक बोले हैं, मैं बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकता। बोलोगे क्या दिक्कत आ गई स्टोर करने में? ध्यान से सुनिए, यहां पे मेरा क्या प्रेजेंट है, यहां पे मेरा कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, जो कि जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना लेता है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? अरे वही तो एप्लीकेशन है, प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसके बारे में भी कौन बताएगा, ई नोट ही बताएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसकी ई नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और मेरा जिंक किसमें, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, सेल मेरी कुछ ऐसी रही होगी, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो गया होगा। अब एक बात बताना, इसके ई नोट की वैल्यू तो आप पक्का ही याद कर चुके होंगे, अब ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये वैल्यू कितनी होती है, 0.76। अगर नहीं होती, अगर याद नहीं है तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जिंक Zn2 पॉजिटिव की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये है, यहां पे मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है, Zn+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो माइनस साइन को हटा दूंगा, 0.75 हो गया। और कॉपर के रिडक्शन की तो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, वैल्यू क्या होती है, 0.34। तो यहाँ पे जो ई नोट की वैल्यू निकल के आएगी, नोट सेल की, वो आएगी 1.1। 1.1 मतलब पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन हो जाएगी। अगर रिएक्शन हो गई ना, अगर रिएक्शन हो गई तो धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है ना मेरा, ये जो मेरा सॉल्यूशन प्रेजेंट है कॉपर 2 पॉजिटिव का, ये रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, और जिंक के वेसल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मतलब मैं कभी भी स्टोर नहीं कर सकता, ये जो जिंक का वेसल है ना ये खराब हो जाएगा। क्या बातों को समझ पाए? ये जिंक का वेसल क्या हो जाएगा मेरा, खराब हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट याद करो, कंसेप्ट क्या, अपनी घरेलू बात को याद करो। अगर किसी ने एक बात सुनी हो, अगर किसी ने एक बात सुनी हो कभी गलती से, वो बात क्या है, वो बात कुछ ऐसी है, आपने बचपन में कभी सुनी होगी कि अपना एक कॉपर का वेसल लेके रखो,
ठीक है, कोई कॉपर का वेसल होगा मान लो, और अपन उसमें बोलते थे कि रात को उसमें पानी रख दो, रात को उसमें क्या रख दो, पानी रख दो। ये मान लो मेरा वेसल है कॉपर सल्फेट का, ये बात सुनी होगी आपने, ये तो घर में सुनी होगी, बताई होगी दादी नानी ने। देखिए एक बार, इसमें बोलते थे कि इसमें पानी डाल दो रात को और सुबह उस पानी को पी लो। वो पानी क्या होता था, बेहद अपने लिए यूजफुल होता था, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता था। ये बात सबने सुनी होगी। अब ये कंसेप्ट बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है, जो एप्लीकेशन पढ़ी ना, यही एप्लीकेशन है। कैसे जी, बता दीजिए एक बार, देखिए तो सामने एक बार, देखो एक बार सामने। H2O का मतलब क्या है, यहां पे H पॉजिटिव है और क्या है, OH नेगेटिव है। यही तो मतलब है, बोलो, यही तो मतलब है कि मेरा H प्लस है और मेरा यहां पे प्रेजेंट क्या है, यहां पे मेरा प्रेजेंट क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। क्या समझ पा रहे हो क्या, कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो यहां पे होता क्या था कि जो मेरा कॉपर है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव, ध्यान से सुनिए, कॉपर 2 पॉजिटिव के रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खा के रिड्यूस हो जाता है, और जब ये रिड्यूस होगा कॉपर में कन्वर्ट होगा, तो जो ये मेरा पानी होगा ना, ये जो पानी होगा, इस पानी में कॉपर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कॉपर आ जाएगा, मतलब पानी में कॉपर आयन आ जाएगा। तो पानी में कॉपर आयन आएगा ना, तो जब हम उसको पिएंगे, मतलब अपन कॉपर आयन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और कॉपर आयन अपनी बॉडी में कितना यूजफुल होता है वो तो आप बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ ही चुके होंगे। वहां पे बहुत सारे अपने क्या होते हैं, अपने कैटालिसिस होती है, वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिनमें कॉपर एज अ अपना क्या होता है, सेंटर होता है, मेटालिक सेंटर होता है। तो कॉपर बेहद यूजफुल होता है। ये बचपन में कहानी पक्का ही सुनी होगी आपने, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो कॉपर 2 पॉजिटिव ना जल्दी से रिड्यूस होकर किसमें, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी में जब भी रखूंगा ना, ये पानी के साथ रिएक्ट करके इसमें आ जाएगा। यही कंसेप्ट होता है मेरा। क्लियर है सभी को, यही वो कंसेप्ट होता है मेरा। बताइए क्या बातों को समझ पा रहे हो क्या, यही वो कंसेप्ट होता है। आइए एक क्वेश्चन और करके बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, देखो लास्ट क्लास में अपन ने कंसेप्ट सीखे थे, आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो नस्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट क्लास से शुरू की जाती है, वो फर्स्ट क्लास से शुरू नहीं करी अपन ने, फर्स्ट क्लास में अपन ने सीखा था बस। बताना ई नोट ऑफ गिवन सेल, आपको ई नोट बतानी है इस सेल की, ध्यान से देखिए सेल को। सेल के लिए आपको एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है Al3 पॉजिटिव, बताना है कौन सी सेल बनेगी, और जो सेल बनेगी उसकी ई नोट की वैल्यू मेरे को बता दीजिए कमेंट करके। ई नोट आपको गिवन है कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, जिसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। बताइए जल्दी से कमेंट करके ई नोट की वैल्यू क्या होगी, ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी, बिना किसी देरी के कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरे को ई नोट की वैल्यू क्या होगी इस सेल के लिए, जल्दी बताना एक बार मेरे को। बताइए एक बार बिना किसी देरी के। क्या होगी मेरी वैल्यू, बताइए जल्दी, बिना किसी देरी किए। देखिए सबसे पहले मैं एक बात देख रहा हूं, वो बात क्या है मेरी, देखो यहां पे एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का और कॉपर 2 पॉजिटिव का। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, कॉपर 2 पॉजिटिव का। तो इसका तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये तो रिडक्शन में जाएगी, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसी का रिडक्शन होगा। लास्ट क्लास में सीखा था अपन ने, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसी का रिडक्शन होगा, दूसरे का मजबूरन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कहां होता है, कैथोड में होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा कौन सा कंपार्टमेंट होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट होगा।
तो अपनी सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसी कैसी दिखाई देगी कि मेरा Al3 पॉजिटिव Al किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Al3 पॉजिटिव में। ये क्या है मेरा ऑक्सीडेशन है, ये मेरा क्या है ऑक्सीडेशन है, फिर ब्रिज दिखाऊंगा। और यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, कॉपर में। ये क्या है मेरा रिडक्शन है, बोलो ये क्या है मेरा रिडक्शन है। अगर ई नोट सेल की वैल्यू में निकालने जाऊं यहां से, तो यहां पे मैंने एक तरीका बताया था कि इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखो। देखो गिवन किसकी है, रिडक्शन की वैल्यू गिवन है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की वैल्यू निकालूंगा तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन को इन्वर्स कर दो 1.66 प्लस इसकी रिडक्शन की ही गिवन है कितनी है 0.34 है। कुछ ऐसी बात है, दिख रहा है सभी को, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्लियर है सभी को। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा था उस कंसेप्ट को सुन लीजिए। ये तो आपने अरे 4.24 कैसे निकाल दी, 1.32 कैसे निकाल दी, 2 आएगी। ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया, ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया जानना चाहोगे। जिन्होंने गलत आंसर किया ना, एक बार जिन्होंने गलत आंसर किया सामने देख लीजिए बोर्ड पे, मेरे को पता है आपने गलत क्यों किया है, मेरे को पता है आपने गलती कहां पे की है, उस गलती को सुधारिए। आइए गलती देखो, गलती आपने पता क्या की, गलती आपने मेरी बात को इग्नोर करके की। मैंने बोला ऐसे चलना है तो ऐसे चलना है, बट आपने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाया होगा। वो दिमाग क्या है, आइए उस दिमाग को भी देख लेते हैं एक बार। आपने सोचा होगा कि सर यहां पे देखो, सर जो अभी पीछे अपन जितनी भी रिएक्शन पढ़ रहे थे कि Zn2 पॉजिटिव है, Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, और कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। सर यहां पे दो रिएक्शन चल रही थी कि यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, लॉस किए थे, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, गेन किए थे। मतलब नेट दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, मेरा 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी। मतलब यहां पे मेरा जिंक Zn2 पॉजिटिव दे रहा था और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव ले रहा था और किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में। तो जब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखने गया था ना इसकी, तो मेरे को देखने को मिला था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ से वो क्या हो जा रहे थे, कैंसल आउट हो जा रहे थे। बट सर ये तो इसमें नहीं होगा, आपके माइंड में यही तो आया होगा, जब भी तो आंसर गलत आया है, जब भी तो आंसर गलत आया है। आपने सोचा होगा सर ये तो इसमें नहीं होगा। आपका कहना एकदम सही है, आपका कहना ये एकदम सही है, क्योंकि आपको डाउट है अभी तक, आपको इसमें डाउट है। डाउट क्यों है कि सर यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस है ना उसमें तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, हाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सामने देखिए बिल्कुल कर रहा है। और जो मेरा कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन का मिसमैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं होगा, उसके लिए मेरे को रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, मेरे को रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। बोलो तभी मेरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। अगर सर ऐसा है तो क्या स्टिल ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा क्या, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अब आप पूछोगे सर कैसे वैलिड रहेगा, क्या ये ऑलवेज वैलिड रहेगा, तो मैं कहूंगा सर ऑलवेज तो वैलिड नहीं रहेगा, ये ऑलवेज वैलिड नहीं रहेगा। तो आपके माइंड में आएगा तो सर कब वैलिड होगा और कब वैलिड नहीं होगा वो मेरे को कैसे पता चलेगा। तो आइए कंसेप्ट सीखते हैं कि जो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये एक्चुअल में आया कहां से है और ये कब वैलिड होगा और कब नहीं होगा। देखो इस केस में जो आंसर आएगा ना वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा हूं सॉरी 2 वोल्ट ही आएगा। अब आइए एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आपने वैसे तो पढ़ा भी होगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, वैसे तो आपने पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स में, बट फिर भी हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो नेचर पे डिपेंड करती है, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ये क्या होती है, नेचर डिपेंडेंट होती है। ध्यान से सुनते जाना बातों को, एकदम सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब एक बार फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना तो उसका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, एकदम बारीक कंसेप्ट क्लियर हो गए, न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। फॉर्मूलों को याद करना छोड़ दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, कंसेप्चुअल केमिस्ट्री होती है फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूलाज तो आते ही नहीं है। देखिए सामने एक बार कंसेप्ट सीखिए, ये नेचर डिपेंडेंट होती है
ये ना कभी भी एडिटिव नेचर की नहीं होती है। मतलब एडिटिव बोले तो इसको मैं ऐड नहीं कर सकता, बोले तो ध्यान से सुनिए, मैं इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी ऐड ही नहीं किया जा सकता डायरेक्ट, ध्यान से सुनिए। बट जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो अमाउंट डिपेंडेंट होती है। कैसी? अमाउंट डिपेंडेंट होती है, अमाउंट डिपेंडेंट। अमाउंट डिपेंडेंट बोले तो इसको मैं ऑलवेज ऐड कर सकता हूं। ये एडिटिव होती है नेचर में, एडिटिव नेचर होता है इसका, इसको मैं ऐड कर सकता हूं। सर इससे क्या कहना चाह रहे हो, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड दीजिए और सामने देखिए। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जनरली अपनी कौन सी आती है, एनर्जीज आती है, एनर्जी वगैरह आती है। एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, या अपनी गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। ये सारी एनर्जी किस में आती है, अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। वॉल्यूम भी किस में आती है, एक्सटेंसिव में आती है। मतलब जैसे वॉल्यूम एक्सटेंसिव कैसे होती है, मानो कि एक कंटेनर है 2 लीटर का और एक कंटेनर है 3 लीटर का, और मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो मेरी नेट वॉल्यूम क्या होगी, पक्का ही 5 लीटर होगी। ये बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। बट अगर मैं बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, जनरली टेम्परेचर प्रेशर आपने सुना ही होगा। अब देखो यहां पे मान लो इसका 1 atm प्रेशर है और मेरा एक दूसरा ब्लॉक है जिसका 2 atm प्रेशर है। अगर मैं इन दोनों के बीच एक ब्रिज लगा दूं ना, इन दोनों के बीच क्या लगा दूं, एक ब्रिज लगा दूं, तो इसका पी टोटल कभी भी 1 + 2 3 एटमोस्फेयर नहीं होता है। ये होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। इसको कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मान लो यहाँ पे टेम्परेचर 50 केल्विन है, यहाँ पे 100 केल्विन है, तो टोटल टेम्परेचर कभी भी मेरा 50 + 100 150 केल्विन मत लिख देना, ये एकदम गलत होता है। ये कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं की जा सकती। ऐसी प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता। इनको निकालने के लिए, इनका नेट वैल्यू निकालने के लिए, मान लो टोटल प्रेशर आपको निकालना है, उसके लिए अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कैसे टोटल प्रेशर निकाला जाता है या कैसे ओवरऑल टेम्परेचर निकाला जाता है। वो सारी चीजें मैं कहां पढ़ता हूं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ता हूं। अब सर क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, अपने को इससे लेना देना क्या है वो बता दो मेरे को तो बस। देखिए लेना देना ही सब कुछ इसी से है। जो मेरी ई नोट होती है ना, वो ई नोट भी क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बोलिए ई नोट क्या होती है, एक्सटेंसिव। अगर सर ई नोट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अभी तक मैं कल से एक काम करते आ रहा हूं, मैं आंख बंद करके ई नोट को जोड़ दे रहा हूं। अगर मैं आंख बंद करके ई नोट को ऐड कर दे रहा हूं और आप बोल रहे हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो ये नोट ऐड होने से भी मेरा करेक्ट आंसर कैसे आ रहा है, बोलो। नमस्ते जी, बिल्कुल। देखिए तो ये ई नोट ऐड होने से भी करेक्ट आंसर कैसे आ रहा है, जबकि ई नोट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो आइए उस चीज का रीजन समझ लेते हैं। एक्चुअल में यहां पे आपको लग रहा है कि ई नोट का एडिशन किया जा रहा है, बट यहां पे ई नोट का एडिशन नहीं हो रहा, यहां पे डेल्टा जी का एडिशन हो रहा है। सर क्या कहना चाहते हो इस बात से, देखो सामने देखो, यहां पे ई नोट का एडिशन नहीं हो रहा। देखिए मान के चलिए एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन थी, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े कुछ ऐसे, और जिंक नहीं कॉपर था ना, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए कुछ ऐसे। इसकी कुछ ना कुछ मान लो एक ई नोट की वैल्यू होगी ई नोट 1, इसकी ई नोट की वैल्यू होगी ई नोट 2। और लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा रिलेशन आप लोगों को बताया था, डेल्टा जी इक्वल होता है -NFE नोट ई नोट, कुछ ऐसा ही बताया था अपन ने। तो यहां पे मान लो इसका डेल्टा जी नोट 1 क्या होगा, -NFE नोट 1 होगा। यहां पे डेल्टा जी नोट 2 क्या होगा, -NFE नोट 2 होगा। यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। तो आज तक मैं क्या करते आ रहा था, मैं आंख बंद करके ई नोट 1 और ई नोट 2 को ऐड कर दे रहा था, बट एक्चुअल में वो ई नोट 1 और ई नोट 2 ऐड नहीं हो रहे थे। वो एक्चुअल में ई नोट 1 और ई नोट 2 ऐड हो ही नहीं रहे थे, वैसा आपको लग रहा था वो ऐड हो रहे हैं। एक्चुअल में मैं पता है किसको ऐड कर रहा था, मैं एक्चुअल में ऐड कर रहा था डेल्टा जी नोट को, क्योंकि डेल्टा जी नोट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जिसको ऐड कर सकता हूं। मतलब अगर मैं एक ओवरऑल रिएक्शन लिख लूं इन दोनों की, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और
किसमें, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस भी करना चाहूं तो आइए रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे अपन, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो जाएगा। कुछ ऐसे ही मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन के लिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट निकालने जाऊं तो वो समेशन होता है डेल्टा जी नोट 1 और डेल्टा जी नोट किसका, 2 का। अगर मैं बात करूं डेल्टा जी नोट 1 की तो क्या होगा, माइनस, देखो अब यहां पे N1 और N2 लिखना भी बेहद जरूरी है। N1 और N2 लिखना भी बेहद जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि पहली रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। पहली रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो डिफरेंट यूज हो रहे हैं, सेकंड में डिफरेंट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, N1F E01, फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे माइनस N2F E02, और यहां पे मैं लिख देता हूं ये जो फाइनल रिएक्शन है इसका ई नोट कुछ होगा, उसको ई नोट सेल बोल देते हैं, और इस फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी नोट भी कुछ ना कुछ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगी, माइनस एफ ई नोट किसका, सेल का। अब एक चीज आपको, फैराडे को उड़ा दो, यहां से फैराडे को उड़ा दो, दिख रहा है आपको, तो रिएक्शन क्या बनेगी, माइनस एन ई नोट सेल इक्वल हो जाएगा माइनस N1 ई नोट 1 माइनस N2 ई नोट 2, कुछ ऐसा ही होगा। अब माइनस साइन भी आपको दिख रहा होगा, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, दिख गया सभी को। अब यहां से अगर मैं ई नोट सेल की वैल्यू, अगर मैं यहां से ई नोट सेल की वैल्यू निकालने जाता हूं तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या आएगी, N1 ई नोट 1 प्लस N2 ई नोट 2 डिवाइड बाय N। ये मेरी क्या बन जाती है, एक फाइनल इक्वेशन बन जाती है, जिससे मैं ई नोट सेल निकाल सकता हूं जब भी मेरे को दो हाफ सेल गिवन होंगे। जब भी मेरे को दो हाफ सेल गिवन होंगे मैं इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूं, ई नोट निकाल सकता हूं। तो सर आप बोलोगे अगर इसकी हेल्प से ई नोट निकाला जाता है तो पहले आपने फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, क्या वो पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं कल और आज में वो सारे गलत है। तो मैं कहूंगा वो क्वेश्चन एकदम सही है। अब आप पूछोगे सर एकदम सही कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे N1 की वैल्यू अलग है, यहाँ पे N2 की वैल्यू अलग है, N की वैल्यू क्या पता लगा जाए, अपन ने तो कहीं पे मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड किया ही नहीं अभी तक, अपन तो डायरेक्ट ऐड करते आ रहे थे। तो कहानियों को ध्यान से सुनिए, जब भी अपन ने जो रिएक्शन पढ़ी, जैसे कि अपनी पिछली रिएक्शन पे चलते हैं, ये जो रिएक्शन थी ना ये मेरी एक डबल कंपार्टमेंट वाली थी। कौन सी रिएक्शन थी, डबल कंपार्टमेंट रिएक्शन थी। डबल कंपार्टमेंट रिएक्शन मतलब एक पूरी फुल सेल थी। कैसी सेल थी, फुल सेल। देखो ये जो पहला पार्ट है ना इसको हाफ सेल बोला जाता है, एक हाफ सेल है और ये क्या हाफ सेल है, दो हाफ सेल जब जुड़ के फुल सेल बना लेते हैं तो वो होती है मेरी डबल कंपार्टमेंट वाली फुल सेल। अब देखो जब भी फुल सेल आएगी ना, जब भी मैं बात करूंगा किसकी, फुल सेल की, ध्यान से सुनिए, जब भी मैं बात करूंगा एक फुल सेल की, फुल सेल मतलब जो अपनी दो हाफ सेल से मिलकर बनी होगी फुल सेल की, तो उस केस में ऑलवेज N1 इक्वल होता है N2 के और ऑलवेज N के इक्वल होती है वैल्यू। क्या बातों को समझ पाए, जब भी एक फुल सेल की बात की जाएगी ना तो उसमें N1 और N2 और N की वैल्यू इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, आइए सामने देखिए एक बार, सामने देखिए एक बार। जब मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 यहां पे आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा, ओ सॉरी गलत कर दिया, 2 यहां पे आ जाएगा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पे 2 मल्टीप्लाई 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो एक बात बताना, फर्स्ट वाले केस में N1 की वैल्यू कितनी आई, 6 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए, N2 की वैल्यू कितनी आई, 6 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। और इस वाली में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, इसमें भी 6 आएंगे। तो जब भी फुल सेल होगी ना, जब भी मेरी फुल सेल होगी, जो अपन ने अभी तक पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है फुल सेल ही पढ़ी है, उनके केस में ये इक्वल होता है। अगर ये इक्वल होगा तो मैं ई नोट सेल को डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। आंख बंद करके मैं क्या कर सकता हूं, ई नोट सेल को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। बट ध्यान से सुनो, बट अगर ई नोट सेल डायरेक्ट ऐड ना हो, सर वो कौन सी कंडीशन है वो और बता दीजिए। आइए उन कंडीशंस को भी एक बार देख लेते हैं। देखो
जब भी फुल सेल आएगी उस कंडीशन में आप डायरेक्ट ऐड करके ई नोट निकाल सकते हो, आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। अब पूछोगे सर एक फुल सेल को कैसे पहचानूंगा, तो फुल सेल को पहचानने के लिए एक बात याद रखना, वहां पे क्या होगी, वहां पे साल्ट ब्रिज प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सोल्ट ब्रिज प्रेजेंट होगा, ध्यान रखिएगा, फुल सेल की कहानियों को याद रखिएगा। दूसरी बात आप जिससे पहचान सकते हैं, देखो जब भी आप एक ऐसी रिएक्शन बनाओगे ना ऐड करके, एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन में ऐड करके जो फाइनल रिएक्शन बनाओगे ना सेल की, उस सेल की रिएक्शन में आपको कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और कॉपर है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो जो पहली रिएक्शन है ना, मान लो ये पहली है, ये दूसरी रिएक्शन है और ये तीसरी रिएक्शन है। जो पहली रिएक्शन है वो एक हाफ सेल की रिएक्शन है, कौन सी सेल की, हाफ सेल की। जो दूसरी रिएक्शन है वो भी एक हाफ सेल की रिएक्शन है, बट जो तीसरी रिएक्शन है वो एक फुल सेल की रिएक्शन है। और फुल सेल की रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, हाफ सेल की रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, फुल सेल में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। मतलब जो इक्वेशन बनेगी ना, जो इक्वेशन या मैं कहूं जो रिएक्शन बनेगी, जो रिएक्शन की इक्वेशन बनेगी, ध्यान से सुनिए, जो रिएक्शन की इक्वेशन बनेगी, रिएक्शन की इक्वेशन बनेगी उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। क्या बातों को समझ पाए, कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, फुल सेल की रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फुल सेल की रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता है। दो बातों को याद रखिएगा जिससे आप एक फुल सेल को पहचान पाओगे कि उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई मेरा नहीं देगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन में आप मेरे को करके बताइएगा, पहले मैं एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। मान लो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा आ रहा है कि आपको गिवन है ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है x, और आपको दूसरी रिएक्शन गिवन है ई की, ई नोट की, किसकी, मान लो ई नोट की वैल्यू गिवन है कॉपर पॉजिटिव से कॉपर, और जिसकी वैल्यू आपको गिवन है y, और आपको निकालनी है किसके लिए, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर के लिए निकालनी है वैल्यू। तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। अब की बार आपने देखो, अब की बार देखो हो क्या रहा है, यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव है जो 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। यहां पे जो रिएक्शन है कॉपर पॉजिटिव है, कॉपर पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। और जो मेरी थर्ड वाली रिएक्शन है वो क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है जो 2 इलेक्ट्रॉन खा के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत लिखा गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कुछ ऐसे, देखिए वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। अब देखो आपको इस रिएक्शन की ई नोट की वैल्यू गिवन है, इसकी भी ई नोट की वैल्यू गिवन है और इसकी निकालनी है। अगर आपने यहां पे ये फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट 1 प्लस ई नोट 2, मतलब यहां पे आपने आंख बंद करके x प्लस वाई कर दिया, ध्यान से सुनना, यहां पे आपने आंख बंद करके x प्लस वाई कर दिया, तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो आपके लिए, यहां पे जो आपको ई नोट की वैल्यू पूछी गई है वो इस रिएक्शन के लिए पूछी गई है, और ये एक फुल सेल की रिएक्शन नहीं है, ये एक फुल सेल की रिएक्शन नहीं है। सर आपको कैसे पता फुल सेल की रिएक्शन नहीं है, पीछे जाओ, मैंने कंडीशन लिखी, या तो आपको सोल्ट ब्रिज दिखाई दे जाएगा या आपको फुल सेल की रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। यहां पे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, ये एक हाफ सेल की रिएक्शन हुई, और जब भी आपको हाफ सेल की रिएक्शन के लिए ई नोट निकालना होगा, आपको इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, हाफ सेल की जब बात की जाएगी, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ई नोट सेल निकालूंगा, जहां पे n1 क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन फर्स्ट रिएक्शन, n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व सेकंड रिएक्शन, n क्या होगा,
जो मेरी फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे। तो आइए पिछले वाले फॉर्मूले की हेल्प से, पीछे वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसमें निकालते हैं ई नोट सेल की वैल्यू। सबसे पहले देखो यहां पे N1 की वैल्यू बताना, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। N1 की वैल्यू देखो यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा सा गलत लिखा गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। N1 की वैल्यू बताना कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, एक। N2 की वैल्यू बताना कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक। फाइनल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फॉर्मूला याद कीजिए, ई नोट सेल इज इक्वल टू N1 ई नोट 1 N2 ई नोट 2 डिवाइड बाय क्या, N। अब वैल्यू पुट कीजिए यहां पे, पहली x मल्टीप्लाई 1 x ही रहेगा, y मल्टीप्लाई 1 y रहेगा, और डिवाइड बाय 2। तो मेरी जो ई नोट की वैल्यू आएगी ना, जो मेरी ई नोट की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। जब भी हाफ सेल की ई नोट आपको निकालनी हो, इस वैल्यू को यूज करना, इस वैल्यू को यूज करना ही जरूरी है। बट जब बात फुल सेल की हो, तो फुल सेल में क्या हो जाता है, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N हो जाता है, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है। और ये फुल सेल में आप ऐसा आंख बंद करके कर सकते हो, बट हाफ सेल में आपको ये बात ध्यान रखनी ही पड़ेगी। क्लियर है बातें सभी को। फुल सेल का कैसे पता लगाएंगे, ये देखिए, ये पॉइंट देख लीजिए बस एक बार, ये पॉइंट देख लीजिए बस एक बार। रिएक्शन में, जिस रिएक्शन की आपको ई नोट पूछेगा, अगर उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे गया आपको, अगर उस रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे गया, तो वो पक्का ही हाफ सेल होगी। फुल सेल की रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता है। पीछे चलो एक बार, जो अपन ने जितने भी जहां पे रिएक्शन लगाई है ना, देखो ये भी फुल सेल की रिएक्शन है, कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है क्या किसी को, ये किसकी रिएक्शन है, फुल सेल की रिएक्शन है, फुल सेल की रिएक्शन है, इसलिए मैंने इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया था। फुल सेल की रिएक्शन है ये, कोई नोट दिखाई नहीं दे रहा। क्या बातों को समझ पाए। आइए इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तो कंसेप्ट, अकेले कंसेप्ट का भी कोई फायदा नहीं, अकेले क्वेश्चन लगाने का भी कोई फायदा नहीं, अकेले कंसेप्ट का भी कोई फायदा नहीं। आइए बताइए मेरे को, इसमें क्या आएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, और बताना मेरे को क्या वैल्यू आ रही है, क्या मेरी वैल्यू आ रही है, बताना एक बार सभी मेरे को, क्या वैल्यू आ रही है। ई नोट आपको निकालना है SN4 पॉजिटिव से SN में, SN4 पॉजिटिव से SN में, क्या ई नोट की वैल्यू आएगी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सभी क्वेश्चन को सोल्व करके बता, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम में बहुत बार, खासकर गेट और नेट में, गेट और नेट में ऐसे क्वेश्चंस भरमार आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की लाइन लगी रहती है, जिसमें सिर्फ ई नोट पूछता है। एक बार गेट के पीवाईक्यू उठा के देखना, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको गेट और नेट के पीवाईक्यूज में दिखेंगे, पक्का ही दिखेंगे। गेट और नेट के पीवाईक्यू में आपको ऐसे क्वेश्चन पक्का ही दिखेंगे। देखिए, और कमेंट करके मेरे को जल्दी से बता दीजिए क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की ई नोट की, जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से बताइए एक बार मेरे को, क्या वैल्यू आ रही है मेरी ई नोट की, जल्दी से बताना एक बार। और एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आगे, एक क्वेश्चन मैं आगे लिख देता हूं आप लोगों के लिए। x से x3 पॉजिटिव जा रहा है, और Z2 पॉजिटिव से Z जा रहा है, और यहां पे आपको डेटा गिवन है x3 पॉजिटिव से x की वैल्यू है -5 वोल्ट, और ई नोट आपको है यहां पे Z2 पॉजिटिव से Z पॉजिटिव की वैल्यू है 1 वोल्ट, और आपको गिवन है ई नोट Z पॉजिटिव से Z जिसकी वैल्यू है 2। आपको निकालना है इस फुल सेल के लिए क्या मेरा ई नोट सेल होगा, इसके लिए आपको ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से बता दीजिए तीनों क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस को
कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक बोले हैं। देखिए बिल्कुल ठीक, एकदम आंसर गलत ही नहीं होगा। देखो बेहद सिंपल है, याद रखना, रिएक्शन लिखना पहले, जल्दबाजी मत करना। एक दिन वो दिन भी आएगा जब आप आंसर जल्दी निकाल दोगे, बट अभी के लिए मेरी बात मानना और रिएक्शन लिखना, क्योंकि आप रिएक्शन लिखोगे ना तो आपकी गलती कभी नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। ये मैंने पहले के लिए रिएक्शन लिख दी है, अब मैं दूसरी वाली रिएक्शन लिख रहा हूं, ये मेरी दूसरी रिएक्शन हो गई। यहां पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और किसमें, टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे को किसके लिए पूछा है, मेरे को जिसके लिए पूछा है वो रिएक्शन क्या है, SN4 पॉजिटिव है, 4 इलेक्ट्रॉन खाएगा और टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बात बताना, अगर मैं पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन को ऐड कर दूं, अगर मैं पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन को कर दूं ऐड, तो क्या बताना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बताना मेरी जो रिएक्शन मेरे को चाहिए क्या वो रिएक्शन मेरे को मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो आइए अपनी लिख देते हैं यहां पे ई नोट सेल का फॉर्मूला। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, हाफ सेल है ये, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो हाफ सेल है। पहली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, N1 की वैल्यू 2 है, N2 की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी और N की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2A प्लस 2B 4 आ जाएगा, मतलब A प्लस B डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए देखना, पहले रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा मामला, बिगड़ जाएगा मामला। देखना एक बार, क्रोमियम है, क्रोमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और ये बना लिया, और अपने को जो रिएक्शन चाहिए वो क्या है, अपने को चाहिए, अपने को जो रिएक्शन चाहिए, इन दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, अपने को जो रिएक्शन चाहिए वो क्या है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन खाए और किसमें कन्वर्ट हो जाए, क्रोमियम में। अब ध्यान से सुनना, पहली रिएक्शन ये है और दूसरी रिएक्शन ये है, इसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा छोटा भी कर देते हैं। देखिए ये रही मेरी बात, देखो अब एक बात बताना, मेरे को चाहिए ये वाली रिएक्शन, अगर मैं क्या करूं, पहली और दूसरी को ऐड कर दूं तो क्या मेरे को ये वाली रिएक्शन मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कीजिए, एक बार अलजेब्रा करना आना चाहिए आपको, सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कीजिए, रिवर्स करने के बाद मेरे को यहां पे क्या दिखाई देगा, देखिए एक बार, यहां पे दिखाई देगा क्रोमियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और यहां पे क्या बना लेगा, क्रोमियम। अब इसके लिए ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां पे ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए वैल्यू y थी, तो यहां पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के लिए ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिडक्शन के लिए ई नोट की वैल्यू हो जाएगी -y। कुछ क्लियर है बातें। अब एक बात बताना, जो थर्ड रिएक्शन आई है क्या कर दूं मैं, ऐड अगर कर दूं फर्स्ट और थर्ड को, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूंगा, ध्यान से देखना एक बार, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहा हूं। अब देखो सेकंड को भूल जाओ, सेकंड तो यहाँ पे है ही नहीं, जैसे भूल जाओ सेकंड को, सेकंड को भूल जाओ, सेकंड को भूल जाओ, यहाँ पे जैसे है ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट और थर्ड को मैं अगर ऐड करूंगा, क्रोमियम 2 पॉजिटिव से क्रोमियम 2 पॉजिटिव खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा, किसमें, क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या यही रिएक्शन चाहिए, हाँ यही चाहिए। एन की वैल्यू कितनी हो गई, या एन की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 3 हो गई, एन की वैल्यू हो गई मेरी 3, N1 की वैल्यू कितनी हो गई, N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। आइए फॉर्मूला लगा लीजिए, ई नोट सेल क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, x है प्लस मल्टीप्लाई 1, फिर उसके बाद क्या आएगा देखना, उसके बाद प्लस, अब देखना ई नोट की वैल्यू क्या है, ई नोट की वैल्यू है मेरी -y, मल्टीप्लाई किससे, N2 की वैल्यू 2 है डिवाइड बाय 3, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, x माइनस 2y डिवाइड बाय 3, x माइनस 2y डिवाइड बाय 3, x माइनस 2, अरे नहीं x माइनस y डिवाइड बाय 2 नहीं आएगा, x माइनस y डिवाइड बाय 2 नहीं आएगा, गलत है वो, x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 भी नहीं आएगा, करेक्ट आंसर यही है। देखो ये गलतियां पता है क्यों हो रही है, बात नहीं मान रहे हो, अरे इतनी जल्दबाजी किस लिए कर रहे हो, कोई भागा जा रहा है क्या, शांति से बैठ के कर लो ना, 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट लगेगी, सोल अच्छे से होगा, आंसर एकदम ठीक आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, देखते ही आंसर निकाल लो, एक दिन वो भी आएगा। क्लियर है बातें सभी को। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताना मेरे को,
मेरे को ये निकालना है। एक ये क्या है, फुल सेल है, ये क्या है, एक फुल सेल है कि नहीं है, और फुल सेल की ई नोट को मैं कैसे निकाल सकता हूं, दोनों की ई नोट को ऐड कर सकता हूं। मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। दोनों की ई नोट को मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। मतलब अगर मेरे को कहीं से मिल जाए ई नोट किसका, एक्स से x3 पॉजिटिव का, प्लस और मेरे को ई नोट मिल जाए किसका, Z2 पॉजिटिव से, Z2 पॉजिटिव से किसका, Z का, ये दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, क्योंकि क्या है, ये फुल सेल की रिएक्शन है। अब एक बात था ना, x से x3 पॉजिटिव क्या आपको गिवन है, क्या देखो आपको गिवन है ये वाली वैल्यू, तो इसको इन्वर्स कर दो, मतलब ये आपको क्या गिवन है, रिडक्शन गिवन है, और मेरे को चाहिए ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन बना लो। ऑक्सीडेशन बनाने में तो अपने माहिर है, नेगेटिव साइन को हटा दो, मतलब ये वैल्यू मेरे पास है जिसकी वैल्यू आ गई 5, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू को कैसे निकालोगे, देखो इस वैल्यू को कैसे निकालोगे, अपने को ये डेटा गिवन है ना, इस डेटा की हेल्प से अपन इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, पहले वाली रिएक्शन को देखना, इसकी जो पहले वाली रिएक्शन वो क्या है, Z2 पॉजिटिव है, जो एक इलेक्ट्रॉन खा के Z पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। दूसरी रिएक्शन क्या है, Z पॉजिटिव है, जो एक इलेक्ट्रॉन खा के किसमें, Z में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, पहली और दूसरी को ऐड कर दूं, Z पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और Z2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन खाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Z में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये बताना ये किसकी रिएक्शन है, हाफ सेल की रिएक्शन है, और हाफ सेल में फॉर्मूला क्या लगेगा, ई नोट N1, N1 कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस N2, N2 भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ई नोट की वैल्यू क्या है, 2 है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 1 है, बट N की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 को अब देखो, ये 1.5 वैल्यू किसके लिए आई आपकी, 1.5 वैल्यू आई आपकी Z2 पॉजिटिव जब कन्वर्ट हो रहा है, देखो 1.5 वैल्यू किसकी आई है, Z2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Z में, यही तो है, यही तो है, ये देखिए ध्यान से एक बार, आंखें खोलिए, रिडक्शन की ही तो वैल्यू है, यही तो मेरे को चाहिए, वहां पे पुट कर दूंगा 1.5, आंसर कितना आ जाएगा, 6.5 वोल्ट। बोलो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, बताना एक बार कमेंट करके, क्या समझ पाए क्या इसको, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया, हाफ सेल और फुल सेल का डिफरेंस समझ में आया क्या, क्या हाफ सेल और फुल सेल का डिफरेंस समझ में आया, हाफ सेल की नोट गिवन हो या फुल सेल की नोट गिवन हो, निकाल लोगे क्या, बताना एक बार कमेंट करके, किसी की भी वैल्यू निकाल लोगे क्या, जल्दी बताइए एक बार, सारे डाउट क्लियर हैं क्या, बताना एक बार। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, जो अपना है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन यही तो सबसे पहले पढ़ना था, यही तो पढ़ते हैं, नस्ट इक्वेशन सबसे पहले है ना। देखिए एक बार नस्ट इक्वेशन को समझते हैं, क्या होती है ये इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हल्का सा, बाकी डिटेल में कल की क्लास में पढ़ेंगे। एक बार देखिए, क्योंकि अच्छी खासी डिटेल में पढ़नी है अपने को नस्ट इक्वेशन, एक छोटी मोटी इक्वेशन नहीं होती है। कंसेप्ट को समझिएगा, इसके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आते हैं। देखिए नस्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कहां से आती है। थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन होती है जो आपने पढ़ी होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट होता है, प्लस एन आर टी एल एन, यहाँ पे क्या होता है, क्यूपी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपने पक्का ही पढ़ी होगी, बताना एक बार। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था तो ट्राई कीजिएगा उस क्वेश्चन को दोबारा, समझ तो आया होगा ना पक्का, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नेट में, जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में। क्लियर है बात है सभी को, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में। देखिए आगे बढ़ते हैं एक बार, देखो ये अपनी क्या होती है, नस्ट इक्वेशन होती है। अब देखो इसको ना एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि एक पेज पे सारा डेरिवेशन आ जाए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यूपी, ये होती है नस्ट इक्वेशन। क्यूपी को बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट।
अब देखिए यहां पे अपन एक चीज पढ़ के आ चुके हैं, डेल्टा जी की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई, यही होती है। वैल्यू को पुट कीजिए, माइनस एन एफ ई इजिकल टू नोट है तो यहां पे नोट लगा दूंगा, माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन क्यू पी कर दिया। अब देखो इसके बाद पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए माइनस एन एफ से, तो यहां पे क्या बन जाएगा ई इजिकल टू, यहां पे क्या बचेगा ई नोट, यहां पे क्या बन जाएगा माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ, और यहां पे क्या बच जाएगा एल एन क्यू पी। ये मेरी होती है नस्ट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, नस्ट इक्वेशन। आइए इसको फर्दर हल्का सा सोल्व कर लेते हैं। एल एन की जगह ये अपना दूसरे वाला लोग ले आते हैं जो आपको पता होगा। एल एन इक्वल होता है 2.303 लोग इसके, यही होता है ना अपना, एक नेचुरल लोग होता है, एक अपना 10 ई रेज़ टू पावर वाला होता है, 10 रेज़ टू पावर वाला लोग होता है, दो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं ये। अब यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा ई इजिकल टू ई नोट, यहाँ पे माइनस 2.303, यहाँ पे क्या बनेगा आर टी, और यहाँ पे एन एफ, और यहाँ पे क्या बनेगा लोग बन जाएगा अब की बार रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट कुछ नहीं होता, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होता है, यही होता है मेरा रिएक्शन कोशेंट। एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख दूंगा कि मेरा E की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ई नोट माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा लोग एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा क्या बन जाता है नस्ट इक्वेशन का हल्का फुल्का फॉर्मूला बन जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को। नस्ट इक्वेशन, ये तो देखो ये तो यही तो पढ़ते हैं आज तक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नस्ट इक्वेशन से शुरू करके नस्ट इक्वेशन पे खत्म कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा एकदम गलत है, हालांकि ऐसा एकदम गलत होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ नस्ट इक्वेशन नहीं होती, वो एक छोटा सा पार्ट होती है, बस उस पे ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसी पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर की वैल्यू क्या पुट कर दूं 298 केल्विन पुट कर दूं, मतलब अपना रूम टेम्परेचर ले लूं, तो ये मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है किसमें, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, और यहाँ पे क्या बन जाता है लोग। अब देखो जो ये एक्टिविटी होती है ना, आपने कंडक्टेंस में पक्का ही पढ़ा होगा, जो मेरी एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, वो इक्वल होती है एक्टिविटी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन। ये चीज पढ़ी होगी, कंडक्टेंस में पढ़ते हैं अपन, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होती है, ये इसको क्या बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट बोलते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट बोलते हैं, याद है क्या एक्टिविटी कोएफिशिएंट बोलते हैं। मान लो मैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो मेरी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाती है, मतलब एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट तो मैं वैसे लिख रहा हूं एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी प्रोडक्ट की। तो अगर एक्टिविटी कोएफिशिएंट को मैं 1 मान लेता हूं तो ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं, एक्टिविटी कंसंट्रेशन इक्वल तभी होती है जब वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट को 1 मान लेता है, तो मैंने 1 मान लिया। ये चीज आप कंडक्टेंस में पढ़ के आते हो, अगर याद आ रहा है किसी को, कंडक्टेंस में ऐसा कुछ पढ़ते हैं अपन। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ, क्या कंसंट्रेशन ऑफ अपना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट लिख दिया, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो ये मेरी एक नस्ट इक्वेशन का एक फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है एट टेम्परेचर 298 केल्विन, एट टेम्परेचर 298 केल्विन। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पक्का से पक्का भी याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका मैंने डेरिवेशन भी करके दिखा दिया, ये इक्वेशन है। अब इससे आगे फर्दर सुनिए, कमाल की बात बता रहा हूं, इससे आगे फर्दर सुनिए। मान लीजिए जो मेरी एक सेल है ना, जो मेरी एक सेल है, वो सेल क्या है, सेल इज एट इक्विलिब्रियम। मेरी सेल क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। जब भी सेल इक्विलिब्रियम पे होती है ना, तो वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो मतलब ई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। याद रखना, जब भी सेल इक्विलिब्रियम पे, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब जब भी कुछ भी चीज इक्विलिब्रियम पे होती है ना, कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होती है, वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होता है ना, वो 0 के इक्वल होता है। बट याद रखना डेल्टा जी 0 होता है, बट कभी भी डेल्टा जी नोट 0 के इक्वल नहीं होता। डेल्टा ई नोट कभी भी इक्वल 0 नहीं होता एट इक्विलिब्रियम।
एट इक्विलिब्रियम पे ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि डेल्टा जी नोट कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेल्टा जी ई नोट कभी जीरो नहीं हो सकता। जब कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे ना, आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल, उसमें क्या होता है डेल्टा जी नोट कहूं या मैं ई नोट की वैल्यू कहूं वो जीरो हो जाती है, वो कंसंट्रेशन सेल में होती है, उनको भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बट याद रखिए जब इक्विलिब्रियम की मैं बातें कर रहा हूं ना, इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम पे ये जो मैंने लाइन आपको बताई है इसको याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम पे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं अपन, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हो जाता है वो जीरो, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज जीरो मतलब ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ई की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 एन, और यहाँ पे क्या है लोग। और एक बात बताना, जब मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, जब मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो आपने एक चीज पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको अपन कहां पढ़ते हैं, जिसको अपन कहां पढ़ते हैं, जिस चीज को अपन पढ़ते हैं अपने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आप लोगों ने पक्का ही पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में तो पढ़ा होगा ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, जो कि मेरा क्या होता है, के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या, मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये देखो जो रिएक्शन कोशेंट होता है ना इक्विलिब्रियम पे, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो इस फॉर्मूले को हल्का सा और रिड्यूस कर रहा हूं मैं, इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, ये नेगेटिव है तो इस साइड आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ई नोट इक्वल आ जाएगा 0.0591 एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लोग के इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अगर ऐसी बात है तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लोग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बताना क्या बनेगी, एन ई नोट डिवाइड बाय 0.0591 बन जाएगी क्या। और यहां से अगर मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालना चाहूं, देखो एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं, लोग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, एन ई नोट डिवाइड बाय 0.0591 यही आएगा। उसके बाद अगर यहां से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मेरी क्या बनेगी, वो बन जाएगी लोग है तो उस साइड लेके जाऊंगा तो 10 रेज़ टू पावर हो जाएगा एन ई नोट डिवाइड बाय 0.0591। मतलब आप किसी भी रिएक्शन के लिए, आप किसी भी रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम भी निकाल सकते हो, जब क्या होगी मेरी रिएक्शन, क्या होगी मेरी इक्विलिब्रियम पे होगी। उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मेरी किसकी, उसके लिए ई नोट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो छोटा सा डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया है ये आपको पक्का ही अच्छे से याद होना चाहिए, ये पक्का ही याद होना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो डायरेक्ट देखो नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन तो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, एक दो एग्जांपल आज भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग, इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग जो मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया ना, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पक्का याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको बोल देगा कि मेरी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, उसके लिए ई नोट की वैल्यू आपको दे देगा, और ई नोट की वैल्यू जैसे ही देगा उस ई नोट की वैल्यू को पुट करके आप के इक्विलिब्रियम निकाल लेना, वहां से क्या निकाल लेना, के इक्विलिब्रियम निकाल लेना। कंफर्म है बात। अब देखो ई नोट की वैल्यू, अब ध्यान से सुनना, ई नोट की वैल्यू मेरी जनरली क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है ई नोट की वैल्यू, ग्रेटर देन 1 होती है। अगर ई नोट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी तो मेरी सेल वर्क करती है, याद होगा ई नोट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी, पॉजिटिव में होगी, अगर ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव में लिख देते हैं, मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब वही हो गया अपना पॉजिटिव में हो गया, तो जब ई नोट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी ना तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो के इक्विलिब्रियम भी क्या आएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ई नोट जब पॉजिटिव होता है तो मेरी सेल क्या करती है, सेल वर्क करती है। ऐसा ही पढ़ा था अपन ने, सेल की वर्किंग कब होती है, जब ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव है ना तो यहां से आप एक बात देख पा रहे होगे, जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी ना, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वो भी मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आने वाली है। अब अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन और पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यहां से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब ये स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को भी बताता है,
ये किसको बताता है? स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को बताता है। अब यहां से आपको क्या निकलवा सकता है? एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में देगा, ई नोट की वैल्यू आपको देगा, ई नोट की वैल्यू से या तो के इक्विलिब्रियम निकलवा सकता है या फिर आपसे क्या निकलवा सकता है? डेल्टा जी नोट निकाल सकता है। अगर वो डेल्टा जी नोट निकलवाएगा ना, तो डेल्टा जी नोट के लिए आप इस रूट को फॉलो नहीं करेंगे। डेल्टा जी नोट के लिए आप इस रूट को फॉलो नहीं करेंगे, ये तभी रूट फॉलो करेंगे जब आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है। अगर आपको डेल्टा जी नोट निकालना है ना, तो वो ई नोट से तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, वो ई नोट से डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ई नोट की वैल्यू को सिंपल ज्यादा वहां पे पुट करना, डेल्टा जी नोट निकल जाएगा। क्या बातों को समझ पा रहे हो? वहां से डेल्टा जी नोट डायरेक्ट ही निकल जाएगा। बट अगर आपको निकालना हो के इक्विलिब्रियम, तो जस्ट सिंपल सादी सी ई नोट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, और आपकी वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी? आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी के इक्विलिब्रियम की। क्लियर है बातें सभी को? बोलिए, क्लियर है बातें सभी को? बिल्कुल बढ़िया हूं मैं तो, आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। बताइए आप कैसे हैं? क्लियर है क्या? ऐसा समझ आया डेरिवेशन? एक क्वेश्चन कर ले इसके रिगार्डिंग एक बार, बताना एक बार, समझ आया डेरिवेशन? आइए एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन मेरे वो पूछ सकता है। वो क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको एक बार, देखिए। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा मैं साथ साथ क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में पहले कंसेप्ट समझो, फिर उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लो। कंसेप्ट समझने के बाद एक क्वेश्चन कर लोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट ई नोट एंड के इक्विलिब्रियम फॉर दी ई नोट के इक्विलिब्रियम, और ई नोट के साथ अपन क्या, ई नोट भी और डेल्टा जी नोट भी एंड के इक्विलिब्रियम, तीनों चीज बता दो। के इक्विलिब्रियम फॉर दी सेल, तीनों वैल्यू बता देना आप, तीनों वैल्यू बता देना आप मेरे को। ई नोट की वैल्यू अपने को गिवन है Zn 2 पॉजिटिव से Zn, जिसकी वैल्यू अपने गिवन है -0.76 वोल्ट, और ई नोट की वैल्यू आपको गिवन है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की और 0.34। जल्दी से सोल्व करके बताइए मेरे को, तीनों वैल्यूज क्या क्या रही होंगी इनकी, बताइए जल्दी से सोल्व करके एक बार। तीनों वैल्यू क्या क्या रही होंगी? ई नोट की वैल्यू निकालो पहले तो। ई नोट की वैल्यू तो बार बार निकाल चुके हैं इसके लिए, ई नोट की वैल्यू तो बार बार निकाल चुके हैं। ई नोट की वैल्यू निकालिए सबसे पहले तो, और ई नोट की वैल्यू एक बार निकल जाए, फिर डेल्टा जी नोट और फिर के इक्विलिब्रियम, सबकी वैल्यू बताना मेरे को एक बार। ई नोट की वैल्यू तो अपन बार बार निकाल चुके हैं, देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो इसका क्या होगा? पक्का ही रिडक्शन होगा, तो इसका क्या होगा? मजबूरन ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Zn2 पॉजिटिव में सोल्ट ब्रिज लगाना है, कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। बार बार बता रहा हूं, सेल की कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए आपको, जो भी दो वैल्यू गिवन हो उसमें देखना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा तो दूसरी सेल का ऑक्सीडेशन होगा। अब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ऑक्सीडेशन की कैसे निकालोगे? क्या कर दोगे? जस्ट रिवर्स कर दोगे। ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.76 प्लस ये वैल्यू कितनी है? 0.34। ये ई नोट की वैल्यू तो मैंने 1.1 आप लोगों के लिए निकाल दी है। अब बताइए मेरे को डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालना बेहद सिंपल है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालना बेहद सिंपल है। एन एफ ई नोट रखना है, बस एन एफ ई नोट सेल रखना है, माइनस एन की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन ही तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिख रहे हैं किसी को? तो यहाँ पे दो रख दिया। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500, 96500, ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ई नोट सेल कितना है? 1.1 है। ई नोट सेल कितना है? 1.1। इसकी कैलकुलेशन जैसे आप करेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आंसर भी बता देता हूं। मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आंसर भी बता देता हूं। 2.2 मल्टीप्लाई 96500, तो ये वैल्यू आ जाएगी -212.3 किलो जूल। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। अब अगर आपको यहाँ पे के इक्विलिब्रियम निकालना हो, तो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था के इक्विलिब्रियम का, क्या होता है? 10⁻n ई नोट होता है, और यहाँ पे क्या आएगा? 0.0591, यही तो आएगा। अब इसको कैसे निकालोगे? 10 है, n की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1.1 है, डिवाइड 0.0591 है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? फिर से कैलकुलेटर की हेल्प लोगे आप।
फिर से कैलकुलेटर की हेल्प लोगे, 10 रेज टू पावर आपको क्या रखना है 2.2 डिवाइड बाय 0.0591 कुछ ऐसे। तो ये आपकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.68 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 37। बताना एक बार। बिल्कुल 10 रेज टू पावर 37। पर आगे जो आगे है ना कीमत उसी की है, याद रखना। जो आगे है ना कीमत उसी की है, 10 रेज टू पावर 37 एकदम करेक्ट आंसर दिया है। क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, क्या सभी को क्लियर है? कैसा क्वेश्चन आ सकता है? ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया है, आईआईटी गेट, आईआईटी जैम और सीएसआर नेट तीनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल 10 रेज टू पावर 37 1.68, हाँ 1.68 ही आई है अपनी भी, 1.68 ही आई है। बिल्कुल क्लियर है क्या सभी को? बताना एक बार, सारी बातों को समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हाँ नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन अभी तक नहीं किए अपन ने, ठीक है, क्योंकि अभी अपना ना क्लास फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और कल की क्लास में नस्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बताना क्लियर है ना सभी बातें सभी को? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, 4 लेक्चर 5 लेक्चर जो भी लेक्चर लगेंगे जल्दी ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।